distinguished guests. Please welcome Mr. Om Pathak, a former civil servant, also an educationist. Welcome to Insight, Mr. Pathak. And we are also joined by Ms. Kiran Bhatti, a former national coordinator with NCPCR. Welcome to Insight, Ms. Bhatti. We begin the discussion with you, Ms. Bhatti. Clearly, this is a landmark judgment, a watershed moment, can we say, of sorts, for the Right to Education Act? Absolutely. I think the Act itself was a watershed moment. And then the fact that the Supreme Court has upheld the constitutional validity of it just brings that much more clarity to what has been proposed in the Act, and we welcome it, wholeheartedly welcome it. ओम पाठक जी, आप भी स्वागत करते हैं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को। हालांकि कुछ जो निजी संस्थान है वो अब कह रहे हैं कि हम रिव्यू के लिए अब दोबारा से अपील करेंगे। नहीं, संभवतः नहीं। मैं इस दृष्टिकोण से, इस स्टैंड पॉइंट से मैं नहीं देख रहा हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ या नहीं। मैं इसको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जजमेंट बहुत डिफेक्टिव है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और इस जजमेंट को थोड़ा सा मैंने पढ़ा इन द फर्स्ट रीडिंग, मुझे लगा पहले तो ये बड़ा फ्रैक्चर्ड किस्म का एक वर्डिक्ट है। एंड मैंने दोनों जस्टिस राधाकृष्णन की और जो मेजॉरिटी जजमेंट दोनों को पढ़ा है, एंड आई फाइंड मच ग्रेटर आर्ग्यूमेंट, मच ग्रेटर लॉजिक इन व्हाट जस्टिस राधाकृष्णन हैज पुट forth, the way he has argued the whole case. Whereas in the majority judgment what I see is that there is a certain predisposition. You know, there is a certain fixation from where the whole thing has been looked at. I do think in the long run this judgment may not survive. I don't know the legal provisions, I don't know the constitutional possibilities, but I do think that if this judgment was to go into a larger bench, it probably will not. लेकिन क्यों आपको लगता है कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसमें संशोधन की गुंजाइश है? देखिए, एक तो आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे सारा आधार रखा गया है, that clearly says the state shall. That means shall or may में जो फर्क है आप जानते हैं. So it enjoins upon the state without recourse the responsibility of providing free and compulsory education. पहली बात तो इस प्रसंग में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने आप में इससे बेहतर एक मूव नहीं हो सकता। देश के वो जो 40 करोड़ बच्चे जो किसी न किसी अवस्था में जुड़े हैं एजुकेशन के साथ, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। दैट्स द मोस्ट डिजायर्ड नेशनल गोल। परंतु वो कैसे हो उसके बारे में विवाद जरूर है। और मैं मानता हूं कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो लीगल और जो सोशल और जो एजुकेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, और जो इम्प्लीकेशन मुझे लगता है दूसरे तरीके से इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि जो निजी स्कूल हैं वो शायद जो अपनी जिम्मेदारी है उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार एक बड़ी उपलब्धि है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन जब निजी स्कूलों की बात आती है तो वो शायद अपना नजरिया नहीं। मैं बहुत हम्बली आपको सबमिट करना चाहता हूँ कि मैं इसको निजी स्कूलों के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। अगर इसी लॉजिक को एक्सटेंड कर दिया जाए तो कल हम ये कहेंगे कि 25% जो मिनरल वाटर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आज देश में, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जाना चाहिए। मैं कहूंगा जो डॉक्टर 25% फीस लेता है वो नहीं लेनी चाहिए, जो लॉयर फीस लेता है वो नहीं लेनी चाहिए। आपकी मेरी तनख्वाह में से 25% कटौती हो जानी चाहिए। आई मीन इस लॉजिक को लेवल पे भी ले जा सकते हैं।